तो अब हम समझते हैं आंकड़ों का आलेखीय निरूपण कैसे किया जाता है। आंकड़ों का आलेखीय निरूपण से क्या मतलब है? मतलब जो आंकड़े जो डेटा हमें दिया गया है उसको हम ग्राफिकल तरीके से किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बार ग्राफ बताया था, है ना? तो इस तरीके के कई सारे ग्राफ जो है हम सीखेंगे, कई सारे तो नहीं 3 तरीके के हम सीखेंगे। जिस तरीके से आप जब उन ग्राफों को देखोगे, है ना? मतलब एक बंदा है जिसने आंकड़े कलेक्ट कर लिए और उसका ग्राफ बना लिया, तो बाकी लोगों को मेहनत करने की जरूरत नहीं, वो ग्राफ देख के समझ जाएंगे कि भैया इन आंकड़ों का आखिर मतलब क्या है, इन आंकड़ों से मीनिंगफुल चीजें क्या निकल के आ रही है, क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है। आइए बात में तो ये इनका क्या होता है, यूज होता है। चलिए देखते हैं कि इसको कैसे किया जाता है। देखो, आंकड़ों के आलेखीय निरूपण के बारे में यदि हम बात करें तो प्रायः अलग-अलग मदों की तुलना को आलेखों की सहायता से अच्छी तरह से दर्शाया जाता है। ठीक है, सबके अलग-अलग अपने विचार होते हैं, अलग-अलग अपने मत होते हैं। तो कुछ आंकड़े अलग है, कुछ आंकड़े अलग है, सब अलग है ना? तो उनको क्या किया जा सकता है, ग्राफों की वजह से, ग्राफों की मदद से क्या कर सकते हैं, आप उसको दर्शा सकते हैं। तब वास्तविक आंकड़ों की तुलना में इस निरूपण को समझना अधिक सरल हो जाता है। जैसे वास्तविक आंकड़े तो ऐसे इधर आंकड़ा लिखा रहता है, कुछ रहता है, इधर आंकड़ा, तो उसको समझने में थोड़ा-सा जोर देना पड़ता है। लेकिन जब ग्राफिकल तरीके से लिखा रहता है तो हम छोटा-बड़ा देख के समझ जाते हैं कि हाँ भाई क्या है, क्या नहीं, है ना? तो इसके जो है 3 प्रकार हैं, किस तरीके से सफल किए जा सकते हैं। एक तो दंड आलेख, एक एक समान चौड़ाई और परिवर्तित चौड़ाई वाले आयात चित्र, और एक या बारंबारता बहु। ये 3 हमको पढ़ने हैं, बहुत प्यारे से हैं। देख लेते हैं, समझ लेते हैं। बार ग्राफ्स के बारे में अभी यदि हम बात करें तो दंड आलेख क्या होते हैं? दंड आलेख आंकड़ों का एक चित्रीय निरूपण होता है। चित्रीय निरूपण है, एक चित्र की तरह है ना? तो चित्रीय निरूपण है जिसमें प्रायः एक अक्ष, ठीक है, एक अक्ष जो एक्स एक्सिस रहता है, एक्स एक्सिस जो रहता है, पर एक चर को प्रकट करने वाले एक समान चौड़ाई के दंड क्या किए जाते हैं, खींचे जाते हैं। दंड किस पे खींचे जाते हैं? एक्स एक्सिस पे खींचे जाते हैं। और यहाँ पे किनको लेता है, किनको हम लेते हैं, अ, चर, ठीक है, एक चर मतलब वेरिएबल को हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेते हैं। समझाऊंगी एग्जाम्पल में, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एक्स एक्सिस पे आपको क्या लेना है और वाई एक्सिस पे आपको क्या लेना है। ठीक है, तो जिनके बीच में दूरियां क्या होती है, बराबर होती है। इनके बीच में यदि आप दूरियां देखोगे तो ये क्या है, बराबर, होती बड़ी दूर कहीं नहीं है। 1 यूनिट की दूरियां अगर हम लेते हैं, बार ग्राफ में जो हमारे ग्राफ पेपर होते हैं, है ना, उसमें हमारे क्या होते हैं, छोटे छोटे डब्बे बने होते हैं, है ना? तो हम क्या करते हैं, दो दो बार ग्राफ जब हम बनाते हैं, दो दंड जब हम बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसके बीच का एक डब्बा छोड़ते हैं। एक डब्बा जो होता है 1 यूनिट का होता है ना? तो इस तरीके से इनके बीच में क्या रखी जाती है, बराबर दूरी रखी जाती है। चर के मान दूसरे अक्ष पर दिखाई देते हैं। अब जैसे ये चर है ना? मान लो कि ये मंडे के बारे में बताया जा रहा है कि मंडे को इतनी सेल हुई, ट्यूसडे को इतनी सेलिंग हुई, है ना? मतलब इतना सामान बेचा गया, ट्यूसडे को इतना सामान बेचा गया। तो ये क्या है, ये चर है। अब ये क्या हो सकते हैं, क्योंकि ये चेंज हो सकते हैं, है ना? कि भाई मंडे को कभी कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। चर का मतलब क्या होता है, ये एक अज्ञात मान होते हैं जो कि क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं समय के साथ, है ना? स्थिर नहीं रहते, ठीक है, कांस्टेंट नहीं रहते, ये चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो इन पे हम क्या लेते हैं, एक्स एक्सिस पे हम क्या लेते हैं, वेरिएबल लेते हैं, यानी कि चर लेते हैं, जो चीजें क्या होती है, चेंज होने वाली रहती है। ठीक है, और वाई एक्सिस पे हम क्या लेते हैं, इनके मान लेते हैं। मान लो मंडे को कितनी हुई, 4 हमारे सामान बिके, है ना? तो 4, तो मंडे को 4 ही बिके, 4 थोड़ी ना चेंज हुआ, है ना? तो ये क्या है, ये मंडे के बारे में बताया जा रहा है, तो ये मंडे का मान है, ठीक है, जो जो नहीं बदलेगा, वो अगले मंडे फिर बदलेगा, लेकिन इस मंडे की बात हो रही है तो यहाँ पे तो नहीं बदला, है ना? तो ये जो इसका मान है, ये कहाँ पे आता है, वाई एक्सिस पे आता है, और जो चर आते हैं वो कहाँ पे आते हैं, एक्स एक्सिस पे आते हैं। ठीक है, और दंडों की ऊंचाई चर के मानों पर निर्भर करती है। जाहिर सी बात है कि भैया जितनी चर के मान होंगे उतनी ऊंचाई, ऊंचा या फिर नीचे क्या होगा, हमारा दंड। ठीक है, उदाहरण 5 हम देखते हैं। 9वीं कक्षा के 40 विद्यार्थियों से उनके जन्म का महीना बताने के लिए कहा गया। ठीक है, इस प्रकार प्राप्त आंकड़ों से निम्नलिखित आलेख बनाया गया। ठीक है, जो आंकड़े मिले उससे क्या बनाया गया, निम्नलिखित आलेख बनाया गया। क्या किया उन्होंने, उन्होंने किया कि जन्म का महीना जो है उनको दे दिया कि भैया जन्म का महीना ये वाला है ना? और इनकी तारीख, जो संख्या है वो ये वाली है, तारीख नहीं, जो संख्या है वो ये वाली है। तो क्या करा उन्होंने, दंड बना दिया। ठीक है, तो अब आपको क्या बताना है, ऊपर दिए गए आलेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर देना है। पहला उत्तर आपको ये देना है कि नवंबर के महीने में कितने विद्यार्थियों का जन्म हुआ। तो देखो, नवंबर का महीना आपको किधर मिलेगा, इधर एक्स अक्ष पे, और संख्या किधर मिलेगी आपको, वाई अक्ष पे। ठीक है, तो ये आपको किधर मिल गई, है ना? ये नवंबर का महीना आपको मिल गया एक्स अक्ष पे, और जो संख्या मिल गई वो वाई अक्ष पे मिल गई। अब नवंबर ढूंढ लो कहाँ है, ये रहा हमारा नवंबर, है ना? ये रहा क्या है, हमारा नवंबर। तो नवंबर
को अब आप ढूंढोगे कैसे इसकी संख्या कितनी है, तो नवंबर से लाइन अपने इमेजिनरी लाइन खींचो, कॉपी में मत बनाना, पेंसिल से देख लेना ताकि इजीली आपको दिखे कि नवंबर जो है वो दूर बैठा हुआ है ना। तो यहाँ से आप चले ऐसे ऐसे करके आए तो आप देख रहे हो 4 संख्या है विद्यार्थी की, तो कितने विद्यार्थियों का जन्म हुआ नवंबर में? 4 विद्यार्थी। किस महीने में सबसे अधिक विद्यार्थियों का जन्म हुआ? तो कुछ लाइन में लिखने की जरूरत नहीं है, हालांकि दिख रहा है कि अगस्त वाला महीना सबसे ऊंचा दिख रहा है और संख्या सबसे ज्यादा है जो 6 है ना। तो सबसे ज्यादा विद्यार्थियों का जन्म किस हुआ? अगस्त में। अब यही चीज आपको सारणी में दी जाती है तो आपको थोड़ी सी तकलीफ आती है, थोड़ा ढूंढना पड़ता है। यहाँ तो हमको पिक्चर में देख देख के चीज समझ आ जाती है, तो ये थोड़े से ईजी पड़ जाते हैं लोगों को समझाने के लिए, जब आपको उनको सार देना होता है किसी भी आंकड़े का, है ना। छठे उदाहरण पे आते हैं। एक परिवार ने जिसकी मासिक आय इतनी है, विभिन्न मदों के अंतर्गत हर महीने होने वाले खर्च की योजना बनाई है कि भैया वो क्या करेंगे, ग्रोसरी में 4,000, ये 4 लिखा है मतलब 4 रुपए नहीं, 4,000 रुपए, ठीक है। ग्रोसरी में वो 4,000 खर्च करेंगे, ठीक है। ग्रोसरी परचून का सामान, ठीक है, इसमें करेंगे, ये नीचे आता है ना। ये इसका ये है, इसका ये है, ऐसा। तो किराया में कितना करेंगे? 5,000, बच्चों की शिक्षा में 5,000, दवाइयों में 2,000, ईंधन में 2,000, मनोरंजन में 1,000 और विविध में मतलब जो भी एक्स्ट्रा खर्चा है वो 1,000। ऊपर दिए गए आंकड़ों का क्या करना है? दंड आलेख करना है। तो बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना आपको। आप क्या करो, पहले तो मदों के लिए क्या कर लो, एक्स लो, और जो फ्रीक्वेंसी है यानी कि जो खर्च है ना, जो चेंज नहीं हो रहा, जो नंबर आपको दिए गए हैं उसको आप इधर बैठ दो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, वेरिएबल आप फिक्स करोगे। तो वेरिएबल कौन से? ग्रोसरी है, किराया है, बच्चों की शिक्षा है ना। तो आप क्या करना, ग्रोसरी जो है वो 4,000 पे रही है। पहले तो ये नंबर कैसे लेने हैं आपको, अगर आप देख रहे हो कि इनके बीच का अंतर जो है वो छोटा छोटा है, 10 के अंदर आ रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 7 8 10 कर लो। अगर ऐसा दिख रहा है 50 100 ऐसे दिख रहे हैं, 50 के मल्टीपल, तो फिर उस तरीके से आप नंबर लिखो। वो नंबर आप लिखना सीख जाओगे कि आपको कितने अंतराल पे लिखने हैं, वो आपको नंबर लिखना सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप एक से लेके, जैसे मान लो कि यहाँ पे 100 दिया हुआ है, यहाँ 10,000 दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, कॉपी के बाहर आपकी लाइन चली जाएगी, एक से अगर गिनती शुरू करोगे तो आपको मल्टीपल लेकर भी कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, यहाँ 10 30 40। बस ये है कि इनके बीच का अंतर जो है वो बराबर होना है। जैसे इन सबके बीच का अंतर कितना है? 1। अगर यहाँ अंतर आप 10 का ले रहे हो तो फिर ऊपर भी सबके बीच में अंतर कितना आना चाहिए? 10। आ रही बात समझ? ये तो ग्रोसरी को अगर हम प्लॉट करते तो ग्रोसरी का दंड बनाओ, 4 तक ले जाओ, 4 तक ले जाओ उसको और बस बिठा दो। फिर किराया का दंड बनाओ, 5 तक ले जाओ, है ना? ग्रोसरी नाम लिख दो, किराए का दंड बनाओ, 5 तक ले जाओ, नाम लिख दो। फिर उसके बाद में बच्चों की शिक्षा का दंड बनाओ, 5 तक आ रहा है ये भी, और नाम लिख दो, ठीक है। फिर दवाइयों का दंड बनाओ, कितना आ रहा है? 2,000 आ रहा है ना? तो 2 तक ले जाओ और फिर क्या कर लो, नाम लिख दो। फिर ईंधन का 2,000, नाम लिख दो। फिर मनोरंजन का 1,000, नाम लिख दो। विविध का 1,000 और इसका क्या कर दो, नाम लिख दो। ये नाम लिखना बहुत जरूरी है, तो आपको पता नहीं चलेगा ना कि ग्रोसरी का कौन सा है, किराने का कौन सा है, शिक्षा का कौन सा है, दवाइयों का, ईंधन का, मनोरंजन का और विविध का। आ ये बात समझ में? और यहाँ पे जो आपको स्केल लिखना बहुत जरूरी है कि आपने 1 2 3 4 5 6 करके छोड़ दिया, ठीक है, लेकिन ये किस में है? 1,000 रुपयों में है। ये टीचर को बताना जरूरी है कि 1,000 रुपयों में, तो 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए थोड़े, है ना। तो खर्च के ब्रैकेट में भी लिखना है कि इसकी यूनिट क्या है, ठीक है। आ रही है बात समझ? आगे बढ़ते हैं, आयत चित्र पे आ जाते हैं। आयत चित्र क्या होता है? बार ग्राफ अच्छे से समझ आ गया? बहुत ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात बार ग्राफ में आने वाली नहीं है, ठीक है। आयत चित्र क्या होते हैं? आयत चित्र जो होते हैं, देखो बार ग्राफ क्या होते हैं, बार ग्राफ जो है वो अवर्गीकृत के लिए अधिकतर बने हुए होते हैं, ठीक है, जिसमें वर्गीकरण नहीं किया गया होता है, क्लासेस नहीं बनी होती है, ठीक है, सिंगल सिंगल चीजें रहती है, उसके लिए बार ग्राफ। लेकिन जो आयत चित्र होते हैं ना, ये किसके लिए होते हैं? वर्गीकृत बारंबारता बंटन का एक आलेखीय निरूपण होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहीं पे देख पा रहे होंगे कि ये जो इसका दंड बना है, ये 30.5 से शुरू हुआ है और 35.5 पे खत्म हुआ है। लेकिन फिर जो अगला दंड बना है वो कहाँ से शुरू हुआ है? वो 35.5 पे, यानी कि पहला दंड जहाँ खत्म हुआ वहां से दूसरा दंड शुरू हुआ। तो ये कुछ इसी तरीके से है ना, 30.5 से 35.5, फिर 35.5 से 40.5, फिर 40.5 से 45.5, है ना? आ रही है बात समझ में? तो ये कैसे होता है, जो वर्गीकृत बारंबारता बंटन होते हैं उनके लिए होता है। संतत वर्गों वाले, ठीक है, मतलब इनके जो वर्ग होते हैं ये बराबर के होते हैं और एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, है ना। इसके लिए बनाया जाता है। अब देखो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जब हमने विद्यार्थी से किया, तो हमको इसमें 5 7 9 इनकी जरूरत नहीं पड़ी थी, या पड़ी भी हो तो हम क्या करें, 9 को ऐसे सेंटर में मान सकते हैं कि 8 और 10 के बीच में कहीं ना कहीं 9 आएगा।
ठीक है, तो हमको 16 तक की ज़रूरत पड़ी तो हमने पेज को ज़्यादा यूटिलाइज़ नहीं किया, हमने इनके बीच में अंतर जो ले लिया वो 2-2 ले लिया। अब मान लो इनके बीच में मेरे को 3-5 की भी ज़रूरत पड़ती तो मैं क्या इनके सेंटर को 3 और 5 मान सकती हूँ, है ना? तो इस तरीके से किया जाता है। अब यहाँ पे शुरू हो रहा है 30.5 है ना? तो ऐसा नहीं कि भैया हम यहाँ से 1.5 से 3.5 करके फिर 30.5 पे यहाँ पे आके हम दंड बना रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये किंक लगा सकते हो। ये किंक का मतलब क्या होता है कि आगे भी है, इनके जैसे ही है जो भी है। इसके पहले जो है वो इनके जैसे ही है और बस हम जो है शुरू कर रहे हैं वो यहाँ से। आ रही है बात समझ? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इसका आयत चित्र इस तरीके से बना लिया जाएगा। 7वां उदाहरण देखते हैं हम। एक अध्यापिका को 2 सेक्शनों के विद्यार्थियों के प्रदर्शनों का विश्लेषण 100 अंक की गणित की परीक्षा लेकर करना चाहती है, ठीक है? उनके प्रदर्शनों को देखकर वह ये उनको उनके प्रदर्शनों को देखने पर वह यह पाती है कि केवल कुछ ही विद्यार्थियों के प्राप्तांक कितने हैं, 20 से कम है और कुछ विद्यार्थियों के प्राप्तांक कितने हैं, 70 है या उससे अधिक, ठीक है? अतः उसने विद्यार्थियों को विभिन्न माप वाले अंतरालों में वर्गीकृत करने का निर्णय लिया। तब उसने निम्नलिखित सारणी बनाई, ठीक है? उन्होंने क्या किया, वर्गीकृत करने का निर्णय लिया कि भैया जो 0 से 20 अंक वाले हैं, उन बच्चों को मैं इधर रख लेती हूँ, 20 से 30 अंक वाले हैं उन बच्चों को इधर, तो उनको क्या है समझ आ जाएगा कि हाँ भैया इतने से इतने अंक वालों पे ज़्यादा ध्यान देना है, इतने अंक वालों पे भी ध्यान देना है, इनको भी देना है, इनको भी देना है। बाकी ये जो 2 अंक वाले हैं, ये तो फिर भी अपना जो है निकाल लेंगे या इन पे भी देना है पर थोड़ा कम देना है ऐसा, इन पे ज़्यादा ही देना है ना? तो इस तरीके से क्या किया उन्होंने अपनी एक सारणी बना दी। अब सारणी बनाने के बाद में इसका क्या करना है, हमें आयत चित्र बनाना है। आयत चित्र ही बनेगा, बार ग्राफ तो बनेगा नहीं क्योंकि ये कैसे है, वर्गीकृत है ना? और संतत वर्गों वाले हैं। तो हम क्या करेंगे 0 से 20 इधर क्या करो पहले तो विद्यार्थियों की संख्या सारी इधर डाल दो, है ना? अभी जो 0 से 20 हमको दिख रहा है कि कैसे-कैसे हैं, 0 से 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50 है ना? तो मतलब 10 से भी आप शुरू करते हो, 100 तक ले जाते हो तो आपका काम जो है वो बन जाएगा। ये किया 10 से 20 तक ले लिया। अब आगे किंक नहीं लगाई क्यों? क्योंकि हमने शुरू ही 10 से किया, है ना? मतलब 10 से पहले तो 0 ही मतलब 10-10 का अंतर अगर हमने लिया तो 0 से ही 10 का अंतर लेंगे तो सीधा 10 आएगा। उधर हमको किंग किस लिए लगानी पड़ी थी क्योंकि 0 से 35.5 का अंतर लो तो इनमें 35.5 अंतर है। फिर 35.5 से आपको कितना लेना है? 40.5 लेना है ना? तो ये जो है दोनों के बीच का अंतर अलग हो जाता है। यहाँ किंग लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 0 से 10 में भी 10 का अंतर है, फिर 10 से 20 में भी 10 का अंतर है। आ रही है बात समझ? ठीक है? तो बस अब क्या करो इनके बना लो आयत चित्र। पहले तो 0 से 20 तो ये कहाँ से शुरू होगा? 0 से शुरू होगा, ये ध्यान रखना। 10 से 20 पे मत बनाना, 0 से शुरू होगा, कहाँ तक जा रहा है? 7 तक। तो 7 कहाँ आएगा? 6 और 8 के बीच में, ठीक है? तो यहाँ तक एक दंड बन जाएगा। उसके बाद में फिर 20 से 30 तो फिर वो 20 से शुरू होगा, है ना? कहाँ तक लाइन जाएगी? 30 तक। फिर कितना है इनके बीच में? 10, तो ये 10 तक। फिर 30 से 40 भी 10, फिर 40 से 50 जो है वो कितना है? 20, तो 20 तक ले गए। फिर 50 से 60 कितना है? 20-20 तक ले गए। फिर 60 से 70 कितना है? 15, तो 15 किधर आएगा? 14 और 16 के बीच में, है ना? तो ऐसा आप स्केल ऐसे रख के देख सकते हो कि कहाँ तक आपकी लाइन है। फिर उसके बाद में 70 और उससे अधिक कितना है? 70 और उससे अधिक यानी कि ये पूरा, उससे अधिक 100 तक का, है ना? क्योंकि 100 नंबर का पेपर था। ठीक है, तो कितने हैं? 8 बच्चे हैं, तो 8 बच्चे जो है उसको ना बना ठीक है, तो इस तरीके से आयत चित्र बना लिया जाता है। अब इसके अंदर एक चीज़ देखना, इसमें एक चीज़ समझना कि आयतों के क्षेत्रफल आयत चित्र की बारंबारता के समानुपाती होते हैं। मतलब क्या? ये जो आयतों के जो क्षेत्रफल है, ठीक है? जैसे ये वाला आयत है ना? ये वाला आयत है, ठीक है? तो इसका जो क्षेत्रफल है, ये किसके समानुपाती होगा? जैसे इसका जो आयत बना है, वो किसके समानुपाती होगा? इसके समानुपाती। इसका जो क्षेत्रफल इसके आयत का जो क्षेत्रफल निकलेगा, वो किसके समानुपाती होगा? ठीक है, तो आयतों का जो क्षेत्रफल होता है, वो किसके समानुपाती होता है? विद्यार्थियों की संख्या मतलब इनके सबके आप क्षेत्रफल निकालोगे तो वो क्या मिलेंगे? इनके समानुपाती मिलेंगे। लेकिन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो है ये समानुपाती नहीं निकलेंगे। देखो आयतों के क्षेत्रफल आयत चित्र के बारंबारता के क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। पहले के 2 उदाहरण के आयतों की चौड़ाइयाँ बदल रही है। ठीक है, इसलिए आयत चित्र आंकड़ों का एक सही चित्र प्रस्तुत नहीं करता। ठीक है, अतः आयतों की लंबाइयों में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है जिससे कि क्षेत्रफल फिर से बारंबारताओं के क्या हो जाए? समानुपाती। तो हम क्या करते हैं ऐसे में चेंजेस क्या लेके आते हैं हम? सबसे पहले तो सारे वर्गों में से जिस वर्ग की
जो है न्यूनतम है। देखो तो मैं कहना क्या चाह रही हूँ, समझो बात को, कि इनके बीच में अंतर जो है वो 20 का है, इनके बीच में अंतर 10 का है, इनके बीच में अंतर 10 का है, तो ये जो है ये चेंज हो रहा है ना, कि 20 का अंतर है, फिर 10 का है, फिर 10 का है, तो कैसे समानुपाती होंगे, क्योंकि इनके बीच का तो अंतर ही अलग है ना। तो आपको ऐसी स्थिति में क्या करना है, आपको जो वर्ग बनाना है वो तो मैडम ने उनकी वर्ग बना दिए थे, लेकिन आपको क्या समझना है कि जो वर्ग जब उनकी चौड़ाई जो है वो बराबर होगी, तभी जो है आपके आयत जो है वो सभी अपनी बारंबारताओं के समानुपाती होंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, वर्ग को जो है उनकी चौड़ाई जो है वो बराबर करनी पड़ेगी। तो हम क्या करें, ऐसा वर्ग उठा ले जिसकी चौड़ाई कितनी है, सबसे न्यूनतम है। तो हम उसमें देख पा रहे हैं कि एक की चौड़ाई 20 है, बाकी सबकी तो 10-10 है। तो कोई भी वर्ग उठा लो, समझ लो कि उसकी कितनी चौड़ाई 10 है। ठीक है, तब आयतों की लंबाई में इस प्रकार परिवर्तन किए जिससे कि वह न्यूनतम वर्ग चौड़ाई के समानुपाती हो जाए। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस वर्ग की चौड़ाई कितनी है 20, इस वर्ग की चौड़ाई 10, इसकी 10, इसकी 10, इसकी 10 और इसकी कितनी है 30। तो ये क्या है, अलग अलग वाले थे ना, तो चौड़ाई अलग अलग थी, इसलिए जो है हमको सही तरीके से आयत चित्र नहीं मिल पा रहा। तो अब इसमें हम चेंज क्या करेंगे, हम क्या करेंगे में, ये जो है इनके वर्गों को थोड़ा सा ठीक करेंगे। कैसे ठीक करेंगे, कि भैया हमने देख लिया कि न्यूनतम चौड़ाई कितनी है 10 है, आप देख रहे हो 10 ही है, 10 से छोटी तो नहीं है ना कोई चौड़ाई, है ना, तो 10 है। तो हम क्या करेंगे, 7 लिखो पहले इधर, तो इसकी चेंज करनी है ना, तो 7। ठीक है, 7 लिखा, फिर इसकी जो चौड़ाई है, वर्ग की चौड़ाई वो कितनी 20, फिर मल्टीप्लाई किससे करना है, जितनी चौड़ाई हम चाह रहे हैं। ठीक है, मतलब न्यूनतम जो है वही अब हम चाह रहे हैं, तो ये कितनी हो जाएगी, इसको करेंगे तो ये आएगी 3.5। ऐसे इसकी करो तो कितनी है, फ्रीक्वेंसी 10 है ना, अंतर कितना है इन दोनों का 10 है ना, लाना कितना है 10, तो ये कितना हो जाएगा 10 बचेगा। फिर इन दोनों का देखेंगे यदि हम, तो ये इसमें भी क्या बचेगा, 10 ही बचेगा, है ना। फिर इन दोनों का देखेंगे तो कितनी है, 20 है इसकी बारंबारता, 10 जो है इसकी चौड़ाई है, 10 हम करना चाहते हैं, तो ये भी कितना हो जाएगा, जो है निकल के आएगा, तो 20 ही रहेगा। ठीक है, मतलब जो जिनकी चौड़ाई 10 है, वो तो वैसे के वैसे ही रहेंगे, वो तो नहीं बदलने वाले ना, वो क्यों बदलेंगे भैया, है ना। उसकी चौड़ाई तो हमको इतनी रखनी, बदलेगा कौन, शुरू वाला और ये है ना, जिसकी चौड़ाई जो है जो हम चाह रहे हैं उससे थोड़ी सी अलग है ना। तो इनकी तो कितनी हो जाएगी, इसकी भी 10 ही रहेगी और इसकी भी कितनी रहेगी, 10 ही रहेगी। 1 2 5 1 2 3 4 है ना, इसकी भी कितनी रहेगी, 10 रहेगी। ठीक, नहीं देखो, इसमें मुझे समझाने में आपको जो है वो थोड़ी सी मुझसे गड़बड़ हो गई, इसको हटाओ, इसको हटाओ और एक चीज छोटी सी जो मुझसे समझ, ठीक है, एक समझाने में मेरे को एक और पॉइंट आपका इंक्लूड करना है, कि मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, कि इसकी जो चौड़ाई है ये अलग है, इसकी चौड़ाई, इन दोनों की चौड़ाई बाकी सबकी चौड़ाई से अलग है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमको जो है बारंबारता एक दूसरे के समानुपाती नहीं मिल रही, तो हमको वो ठीक करना है। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, क्षेत्रफल ठीक करना पड़ेगा, लेकिन क्षेत्रफल यदि हम ठीक करें तो हम देख रहे हैं कि क्षेत्रफलों की जो चौड़ाई है उसमें तो अंतर नहीं आने वाला, क्षेत्रफलों की लंबाई में यदि हम बदलाव कर देते हैं तो हमारा काम जो है क्षेत्रफल का बन जाएगा। तो हमने क्या किया, क्षेत्रफलों की लंबाई में चेंज करने के लिए ये चीज आ रही है बात समझ में। तो हम क्षेत्रफल की लंबाई जब चेंज कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जितनी बारंबारता उस आयत की दे रखी है वो, अपॉन में जितनी उसकी चौड़ाई है वो, इंटू जितनी लंबाई, जितनी हमने न्यूनतम चौड़ाई जो है वो देखी है कि भैया 10 चौड़ाई है, उससे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 3.5। फिर से वही चीज करेंगे कि बारंबारता जो है वो, वर्ग की चौड़ाई जो है वो जितनी हम चाहते हैं वो तो कितनी आएगी 10, बारंबारता जो है वो, वर्ग की चौड़ाई जो है वो जितनी न्यूनतम जो है वो कितनी आई 10। ठीक है, फिर बारंबारता है 20, चौड़ाई जो है इसकी 10 और जितनी न्यूनतम है 10, तो ये कितनी आएगी 20। उसके बाद में कितनी है, बारंबारता है 20, चौड़ाई जो है इनकी 10 और लानी कितनी है 10, इसकी कितनी आएगी 20। फिर आगे की यहाँ लिख देती हूँ, गिन के देख लेना गिनती वाइज कौन सी किसके। ठीक है, फिर उसके बाद में कितनी है, बारंबारता है 15, है ना, बारंबारता है 15, चौड़ाई कितनी है 10 और न्यूनतम कितनी है 10, तो ये कितना हो जाएगा 15। फिर 8 है चौड़ाई, बारंबारता 8 है, चौड़ाई है 10, चौड़ाई है 30 और न्यूनतम है 10, तो ये कितनी हो जाएगी हमारी 2.67। तो हमने क्या किया, लंबाई में परिवर्तन कर लिया ताकि क्षेत्रफल जो है जब बारंबारता से समानुपाती निकाले तो क्या आ जाए, समानुपाती आ जाए। बस इतना कर दिया आपने, तो इसकी लंबाई यहाँ पे निकलो। अब क्या करो, लंबाई से जो है इसका क्या करो, निकालो।
आयत बनाओ, ठीक है। प्रति 10 अंक अंतराल पर हमने क्या कर दिया, ये कर दिया। उसके बाद में आयत बनाया, 10 से 20 का इतना, 20 से 30 का इतना, 30 से 40 का इतना, 50, ये जो यहाँ पे देखते जा रहे हो बस उनको यहाँ पे जोड़ते जाओ। अब 3.5 को मैडम कैसे प्लॉट करेंगे, तो 3.5 कहाँ पे आएगा, 2 और 3 के बीच में, तो 2 और 4 के बीच में जो आएगा वो आएगा 3, है ना। अब 3 से थोड़ा सा ऊपर आएगा 3.5, जब 3 और 4 के बीच में आएगा 3.5, तो 3.5 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इनको सबको क्या करो, आयतों को रख दो, तो हमारा काम जो है समानुपाती वाला हो जाए। अब तीसरी जगह पे हम आते हैं, बारंबारता बहुभुज। बारंबारता बहुभुज क्या होते हैं, बहुत सिंपल होती है। सिर्फ आयत जो रहते हैं ना, हमारे जो आयत बनते हैं, यदि हम आयत चित्र के संगत आयतों की ऊपरी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को रेखाखंडों से जोड़ देते हैं, तो प्राप्त आकृति जो होती है वो बारंबारता बहुभुज कहलाती है। जैसे कि ये जो हमारा बना था, है ना, आयत चित्र, अब इसके क्या करूं, इनके बीच बीच में बिंदु लगा दूं, और इन बीच बीच के बिंदुओं को आपस में मैं क्या करूं, जोड़ दूं, ठीक है। और फिर ये आयत चित्र को अगर मैं हटाना चाहूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ, ये जो आकृति जो ये मुझे मिलके बनेगी, ये क्या कहलाएगी, बारंबारता बहुभुज कहलाएगी। इस बहुभुज को पूरा करने के लिए हम मान लेते हैं कि शून्य आवृत्ति वाला एक वर्ग अंतराल है, ठीक है, जिसमें न्यूनतम वर्ग के पहले और उच्चतम वर्ग के बाद कोई वर्ग नहीं है। तो हमने क्या कर दिया, इसको यहाँ पर जोड़ दिया, और इधर क्या कर दिया, इसको यहाँ पर जोड़ दिया, ठीक है। तो ये जो पूरी चित्र बनी है ये क्या कहलाएगी, जो हम बहुभुज बनाना चाह रहे हैं वो बन सकता है, ठीक है। शून्य बारंबारता वाले दो वर्ग अंतरालों को बढ़ा देने से बारंबारता बहुभुज का क्षेत्रफल वही रहता है जो आयतन का क्षेत्रफल रहता है, ठीक है। उदाहरण 8 में हम ये बना के देखते थे। एक परीक्षा के एक कक्षा के 51 विद्यार्थियों द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक दिए गए हैं। इस बारंबारता बंटन की सारणी के संगत बारंबारता बहुभुज बनाइए। तो क्या करो, सिंपल सा पहले तो आयत चित्र बना लो, है ना। आयत चित्र तो बनाना हमको आता ही है बहुत अच्छे से। ऐसे करके क्या कर लिया, आयत चित्र बना लिया, और फिर क्या करो, आयत चित्र के मध्य बिंदुओं को नाम दे दो, और उन मध्य बिंदुओं को क्या कर लो, जोड़ लो, ठीक है। ये मध्य बिंदुओं को क्या कर लिया, एक दूसरे से जब जोड़ लिया, तो ये जो चित्र बनेगा ये क्या बनेगा, बारंबारता बहुभुज। आ रही है बात समझ में। इसके बाद में हम आते हैं एक और चीज समझने की। देखो, जरूरी है क्या हमको कि हमेशा आयत चित्र बनाना पड़े, है ना, जरूरी नहीं। ये तो उदाहरण 9वां देखते हैं हम। हाँ, एक और चीज समझना कि जैसे यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि ये क्या है, ये मध्य बिंदु है। किसके मध्य बिंदु है, आयत चित्र के, आयत जो है हमारे उसके मध्य बिंदु है, ठीक है। मध्य बिंदु मतलब क्या, ये 50 और 60 का मध्य बिंदु है ना। ये जो ये 0 और 10 का मध्य बिंदु है, ये 10 और 20 का मध्य बिंदु है कि नहीं है। तो क्या हमको हमेशा आयत चित्र बनाने की जरूरत पड़ेगी अगर हमको बहुभुज बनाना है, बारंबारता बहुभुज बनाना है? तो नहीं। आप क्या कर सकते हो, सिंपल, कि ये जो आपको वर्ग दिए गए हैं इनका आप क्या निकालो, वो निकालते हैं ना। देखो, आप क्या करो, इसका सिंपल से क्या निकाल लो, मैं आपको बताती हूँ। वर्ग चिन्ह निकालो, ठीक है, कि ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा अपॉन में क्या कर दो, 2, ठीक है। कि जैसे आपको वर्ग दे रखा है 10 और 20 का, तो आप क्या कर लो, 10 प्लस 20, 10, ये ऊपरी सीमा निम्न सीमा अपॉन प्लस का वर्ग का प्लस अपॉन में 2, तो कितना हो जाएगा, 30/2, यानी कि क्या आ जाएगा, 15। तो बस 15 पे क्या करना, आप क्या करोगे, यहाँ पे इस तरीके से 15 पे आओगे, इसके लिए 15 पे आओगे, देखो 10 और 20 का 2 यहाँ पे आओगे और इसको क्या कर दोगे, ज्वाइन कर, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ, बना के बताती हूँ, ठीक है। ये हम देखते हैं उदाहरण 9 में। एक नगर में निर्वाह खर्च सूचकांक, ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग टैक्स, ठीक है, का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित साप्ताहिक प्रेक्षण किए गए। ऊपर दिए गए आंकड़ों का एक बारंबारता बहुभुज खींचिए, ठीक है। तो ये आपको क्या दे दिया, सूचकांक, है ना। तो अब आप क्या करो, आयत चित्र भले मत बनाओ, बनाना है तो बना लो, नहीं बनाना है तो मत बनाओ। अब जैसे अगर आप नहीं बनाते हो तो आप इनका क्या कर लो, सीधे से वर्ग चिन्ह निकाल लो। 140 प्लस 150 अपॉन में 2, तो ये कितना हो जाएगा, 145। ऐसे ही 150 प्लस 160 अपॉन में 2, तो ये कितना हो जाएगा, 155। इसका कितना आएगा वर्ग चिन्ह, 165। इसका आएगा 175। आप देखोगे इनके सेंटर का जो रहता है ना, वही पॉइंट आएगा, ठीक है। इसका कितना आएगा, 185, और इसका कितना आएगा, 195, है। और ये साप्ताहिक अंक तो सेम ही रहेंगे। अब सिंपल से क्या करो, ये वर्ग चिन्ह मैंने उधर ही निकाल के बता दिया, ठीक है। अब आप सिंपल से क्या करो कि ये 145, ये 55, और वो क्या करो, वर्ग हटा दो। अब सिंपल वर्ग चिन्ह से ज्वाइन कर लो कि भैया सीधे ले लिए, 135 से 115 तक चले गए, 195 तक की हमको जरूरत है, और इधर ये जो सारे नंबर है ये लिख लिए,
अब इनको क्या कर लो, पॉइंट बना लो इसके, है ना, कि ए जो है इसको इसको एक्स एक्सिस पे मानो और इसको वाई एक्सिस पे मानो, इसको एक्स एक्सिस पे, इसको वाई एक्सिस पे, जैसे हम निर्देशांक ज्यामिति में करते हैं ना, वैसे ही सेम। बस ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट, ये पांचवा पॉइंट, ये छठा पॉइंट और ये हमारा सात। ठीक, आ रही है बात समझ में? जैसे कि ये आया 135, ये 135 जीरो, जो शुरुआत का पॉइंट हमको चाहिए। ठीक है, 145 5, तो 145 यहाँ पे और 5 ये वाला है ना, तो 4 और 6 के बीच में आएगा। फिर आएगा 165 155 10, तो 155 ये और 10 ये वाला, तो इधर आएगा ये, है ना, 165 और 20, तो 165 ये और 20 ये, तो इधर आएगा ये यहाँ। आ रही है बात समझ में? बस इनको क्या कर लो, ज्वाइन, एक दूसरे से लाइन खींच के ज्वाइन कर लो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक बहुभुज बन। आगे बात